बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सियासी महाज पर बड़ी हलचल है, गर्मा गर्मी है, तब्दीली की बातें हो रही हैं, इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। होने क्या जा रहा है? और पीडीएम का मार्च के महीने में यानी महंगाई मार्च, और क्या वक़्त व हैसियत रखता है 4 माह के बाद ये अपोजिशन का मार्च? और बिजली के रेट्स बढ़ चुके हैं, 4 रुपये 74 पैसे का बिजली बम गिराया गया है। आवाम के ऊपर रिलीफ की बातें होती रहीं, लेकिन हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। और अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी बयानात आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की बातें की हैं। मगर अपोजिशन के पास प्लान क्या है, मुतबादिल प्लान क्या है कि किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए? और ग्रीन लाइन मंसूबे को भी, इस पर भी हुकूमत और नून लीग के दरमियान काफ़ी बहस व तकरार हो रही है, और अलामती इफ्तिताहिये भी हो रहे हैं और इफ्तिताह की तकरीबात भी हो रही हैं। और अवामी फलाह का ये मंसूबा जो है, क्या ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए है या हकीकी मानों में आवाम के लिए ही है? और इंसानी हकूक़ का आज आलमी दिन है, और बुनियादी सवाल ये है कि इस हवाले से कितना जो है हम उजागर कर पाए हैं इंसानों के अंदर, आवाम के अंदर, कि उनके बुनियादी हकूक क्या हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे सियासी मामलात के ऊपर, सियासी मंजरनामे के ऊपर। तो जनाब औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ती दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। औरिया मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सियासी महाज में बड़ी हलचल है, तब्दीली की बातें हो रही हैं। हुकूमत बिजली 4 रुपये 74 पैसे महंगी करके भी कहती है जी सब अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और अपोजिशन की तरफ से इन हाउस तब्दीली की बातें हैं, अदम एतमाद की बातें हैं, महंगाई मार्च की बातें हैं। क्या वाकई कुछ तब्दीली रोनुमा होने जा रही है या महज बातें ही हैं बस? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान को जिस तरह की मिली है, शायद ही इतनी कमजोर अपोजिशन किसी और को मिली हो। हमेशा बहुत स्ट्रांग अपोजिशन होती थी। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग होती थी, नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी होती थी। फिर आपस में एक दोनों का गठजोड़ हो गया और वो इन्होंने 2 हुकूमतें बड़ी मदद से आराम से गुजारी। उस वक्त इनकी कोई अपोजिशन नाम की चीज इस तरह की नहीं थी। इमरान खान इन दोनों के खिलाफ जब आए तो अंदाजा था कि ये दोनों जिससे उसके साथ सामने मुत्तहिद हो जाएंगे, लेकिन शुरू दिन से मौलाना फजल रहमान के अलावा कोई ऐसा नहीं था कि जो किसी तौर पर भी सामने खड़ा होता। नवाज शरीफ साहब और उनकी नून लीग जो थी वो अपने केसेस की वजह से अपनी कंप्रोमाइजेस में पड़ गई, और पीपल्स पार्टी का मामला यह था कि उसके पास सिंध की गवर्नमेंट थी और वो किसी तौर पर भी उस गवर्नमेंट को कुर्बान नहीं करना चाहती थी। मौलाना फजल रहमान कभी ये कर कभी वे कर, कभी इस तरह, कभी यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च भी लेके इस्लामाबाद तक चले गए, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। यही वजह है कि अपोजिशन, अब देखें पीटीएम आगे आई है, लेकिन पीपल पार्टी जो है उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। अब मसला जरा यह है कि इन सारी पार्टियों में कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं कि जो एजुकेशन की सियासत किसने कभी जिंदगी में की हो। सारी की सारी वो पार्लियामेंट की सियासत और इंतखाबात की सियासत और जोड़ तोड़ की सियासत और ड्राइंग रूम की सियासत करते रहे हैं। यही वजह है कि नून लीग का वर्कर हो या किसी और पार्टी का वर्कर हो, वो ये तो कहता है कि हमसे चंदा ले लो, ये तो कहता है हम आपको कितनी सलूकियां दे सकते हैं, वो ये तो कहता है कि हम आपको कितने टेंट लगवा के दे सकते हैं, कितने हम आपको खाना खिला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सड़क पे निकल के मार खाने का वाला वर्कर नहीं है। वो अपने मजे से दुकान करता है, अपने मजे से कारोबार करता है और जिंदगी दीगर मामला में गुमसुम है। वोट देने के वक्त वो नून लीग को वोट दे देता है। यही वजह है कि वो एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिटिक्स है उसको अवॉइड करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक इन हाउस तब्दीली का ताल्लुक है, नून लीग को वो वारा नहीं खाती। उसकी वजह यह है कि समझ लीजिए हैं कि अगर हमने इस आखिरी साल में इन हाउस तब्दीली करके अपना बंदा ले आए तो वो बुज़दार साहब की जो नाकामियां हैं हमारे खाते में पड़ जाएंगी और हम 1 साल में कर भी कुछ नहीं सकेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये टेन्योर मुकम्मल हो, ये बातें ऊपर ऊपर से वो करते चले जा रहे हैं। मामला है असल में सिर्फ फजल रहमान साहब का। वो कभी डेट देते हैं, कभी नहीं देते, कभी इनको लेकर चलते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है उनको ये अपोजिशन जो है इतनी वीक मिली है, तो 4 रुपए छोड़ के 5 रुपए भी बिजली महंगी कर दें, 10 रुपए भी महंगी कर दें, तो उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई आगे उठ खड़ा नहीं होगा। इसलिए वो मजे से जो चाहे करते जाए, उनकी तमाम तर नाअहली के बावजूद भी वो अपना टेन्योर जमा पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं। सही सर, वोटर और सपोर्टर की आपने बात की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एहतसाब का नारा
चोर डाकू पकड़ लो, रसीदें लाओ और लूटी हुई दौलत लेके आओ, इस तरह का बयानिया है हुकूमत की जानिब से और उसके ऊपर वो आज तक कायम दायम है। दूसरी तरफ से सिलेक्टेड, नाअहल, नालायक की तकरार अभी तक जारी है। ये वोटर सपोर्टर की जो आपने बात की, ये अवाम कहां खड़े हैं? अवाम किस बयानिए को देख रहे हैं और किसकी तरफ हैं वो? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप ये समझते हैं ना कि अवाम वोट देते हैं या अपनी मर्जी से देते हैं, तो ये बहुत बड़ा झूठ और घपला है। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो एक खास उसका एक ढब होता है, उसकी एक साइंस होती है। आप एक हल्के के अंदर अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वह नून लीग का बंदा कौन सा है या नून लीग का वर्कर कौन सा है या पीपल पार्टी का वर्कर कौन सा है या उसका, आप देखते हैं कि फुला राय जो है उनके ग्रुप का लीडर कौन सा है। अगर आपने उसको इकट्ठा करके नून लीग में शामिल हो गया कर लिया, उसको लगे वो 10-15 हज़ार वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वही बंदा अगर पीटीआई में शामिल हो गया तो वही 10-15 हज़ार वोट हैं एकदम, कोई नजरिया नहीं, कोई चीज नहीं। इस तरह और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो इलेक्शन के साथ उन्होंने अपना अपना बनाया होता है, उसी हिसाब से वो सांस चलती है। फिर और बहुत सारे उसके अंदर मामला आता है, हल्का बंदियों का मामला, हल्का बंदी को काटा कैसे जाता है, फिर उसके साथ साथ बात है कि उनका उम्मीदवार लेके आते हैं। तो पाकिस्तान में राय आमा जो है वो शहरों में किसी हद तक मौजूद होती है। उसके भी शहरों का भी हालत यह है कि अब लाहौर शहर से बड़ा शहर तो कोई नहीं हो सकता पंजाब के अंदर, लेकिन अगर आप अराइयों और कश्मीरियों के अलावा कोई मेयर नहीं ला सके आज तक। पूरी जिंदगी यही हम देखते हैं, यहाँ यहाँ अराई मेयर आएगा, यहाँ यहाँ उसके बाद कश्मीरी मेयर आएगा और दोनों में लड़ाई चलती आ रही है। एक आम आदमी जो है वो उस तरह कहीं आगे नहीं आ पाता। कैंडिडेट्स के साथ भी देख लें कि कैंडिडेट्स में चंद एक जमाने में थोड़ा बहुत जुल्फकार भुट्टो ने 70 के इलेक्शन में कुछ बंदे ऐसे खड़े किए थे जो बाहर से आए थे, जैसे शेख रशीद था, जो अपना बाबा एसोसिएशन जो थे वो थे, या कौसर नियाजी थे, या नीफ रामे थे, जो आम आदमी थे। इवन कारदार साहब भी आम आदमी थे, वो खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद तो सियासत जो है वो जत्थेबंदियों की मामला है। तो ये मेरा आपसे तबसरे करने के लिए बड़ा अच्छा है, इतने वोटर इधर चले गए, इतने वोटर उधर चले गए। जब पहली दफा नवाज शरीफ साहब जहां से गए थे, आवाम लीग में 8 साल जो है उनका मुखालिफ मेयर रहा है। इसीलिए लाहौर शहर के अंदर उनकी एक सीट सिर्फ निकल आई थी ज्यादा, वो भी उनको उन्होंने हराया था, ये मियां अजहर की सीट को उसको हराया था। वो खासतौर पर जाती ना का मसला बनाया हुआ था, वरना कुछ भी बाकी नहीं रह गया हुआ था। तो असल मसला ये है कि ये मैं और आप बड़ी मदद से यहाँ गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो बुनियादी तौर पर ग्रोहों की, जत्थेबंदियों की सियासत का नाम है। अकबर बुगटी या बुगटी कबीले का सरबराह जिसको कहेगा उसी को वोट देंगे, मरी कबीले का सरबराह उसको कहेगा वोट देंगे, मैंगल कबीले का वोट देंगे। मैंगल अगर आज प्रो पाकिस्तान है तो सब प्रो पाकिस्तान है, मैंगल अगर एंटी पाकिस्तान है तो सब एंटी पाकिस्तान है। मरी अगर कहेगा मैं बलूचिस्तान भाग चलो क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहना नहीं था, तो पूरे का पूरा कबीला बलूचिस्तान हिजरत कर जाएगा। यही हाल हमारे यहाँ पर आम लोगों का है। आप राइट फ्रॉम जैसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान से नीचे उतरते हैं, आपको इसी तरह के ग्रुप्स लगेंगे, वो लगेंगे। कुछ ड्विंडलिंग वोट होते हैं, बेचारे शहर के पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत असर जरूर डालते हैं पार्टी पॉलिटिक्स का, लेकिन उतना नहीं डालते। सही सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है सर, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तलखियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। क्या वजूहात हैं इनकी, क्या देख रहे हैं? क्योंकि NA 133 इंतखाब के बाद आसिफ अली जरदारी साहब के जो बयानात हैं वो उनके अल्फाज आपने भी सुने। अगर इमरान खान साहब कहते तो पता नहीं कितना बड़ा वावेला खड़ा हो जाता, लेकिन इतने शदीद किस्म के बयानात दिए हैं। अपोजिशन इतनी बिखरी हुई है और इसका कितना एडवांटेज है और क्यों हैं ये इतने इख्तलाफात? देखिए, पीपल पार्टी के और नून लीग के शुरू से इनसे इख्तलाफात हैं, और खास तौर पे आसिफ जरदारी के आने के बाद वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बार बार हमें धोखा दिया है। एक दफा उससे बहुत जबरदस्त तरीके से एक बयान दिलवा दिया, खबरदार वाला, और उसके बाद कहा कि हम ये कर देंगे, और बाद में उन्होंने उसके साथ खाना आ रहे थे लाहौर में और मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग भी कैंसिल कर ली और खुद कोट पहन के वो चले गए वहां पर जो स्कैंडल बना था हुसैन हक्कानी वाला, उसमें चले गए और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके तो फौज का साथ देना शुरू कर दिया। वो कहते हैं यहाँ भी ये हुआ, आज हमने इकट्ठी मुत्तहिदा अपोजिशन थी, हमें पता ही नहीं चला। और बिल्कुल जैसे एक्टर थे जब वो नवाज शरीफ के जमाने में भागे थे और वहां सऊदी अरब में जाके बैठे थे, वही 2-3 एक्टर फिर दोबारा इंटरनेशनल एक्टर आए और उनके प्लेटलेट्स भी बन गए। प्लेटलेट्स के बाद उनके साथ विवानत भी हो गई और उसके बाद जो है कैबिनेट में भी मंजूरी हो गई। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इंसानी तारीख का, लॉ की तारीख का सबसे बड़ा मुआवजा कर दिया। एक जो है कन्विक्टेड जो था, मुजरिम जो था,
उसको जेल से वो जाने की इजाजत दी और ऐसी जगह जाने की इजाजत दे दी जहाँ की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं, यानी अगर उसको बुलाना चाहें तो ऑर्डर पास नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये काम साथ साथ चल रहा है। वो ये भी इनका मसला ये है, वो कहते हैं कि जिस वक्त हम मिसाल जमहूरियत साइन कर रहे थे तो बेनजीर भुट्टो और ये लोग जो थे दुबई में बैठ के मुशर्रफ के साथ एंडोवर साइन कर रहे थे। तो दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के अंदर एतमाद का फुकदान है और दोनों पार्टियां जो है गुज़श्ता 8-10 साल से इकट्ठा चलने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन नहीं हो पाता। दोनों का मामला यह है कि दोनों जो है उनका एक ही दुल्हा है, एक ही पिया है और वो है एस्टेब्लिशमेंट। जो एक सुहागन बनती है दूसरी जो है वो हो जाती है क्या, सौकन, और सौतन जो है शुरू हो जाती है आपस के अंदर। अब अगर पीपल पार्टी सुहागन है तो वो सौतन है, अगर नून लीग सुहागन है तो पीपल पार्टी सौतन बन जाती है। यानी बुनियादी इख्तलाफात इनके हमेशा कायम ही रहेंगे। सर ये फरमाइएगा, महंगाई उरूज पर है, अवाम जांबलब है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज भी बिजली के रेट्स के हवाले से बड़े एहतजाज किए और शोर शराबा भी किया है। और जो अपोजिशन जो कमज़ोर अपोजिशन की जो बात कर रहे हैं आप, वो मार्च में मार्च करने जा रही है। तो 4 माह बाद मार्च का ऐलान क्या वक़्त व हैसियत रखता है और क्या तब्दीली ला पाएगा ये? देखिए यही तो मजाक है ना कौम के साथ, कि कौम को भूख आ जाए, कौम को मसाइल आ जाए, कौम को आटा आज महंगा मिल रहा है, चीनी आज महंगी मिल रही है, वो मार्च का इंतजार कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप तारीख पाकिस्तान की उठा लें तो आज तक महंगाई की बुनियाद पे कभी एहतजाज नहीं हुआ। वो चीज तो आता था, हर चीज पे छाया सन्नाटा, 20 रुपए मन है आटा, इस पे बात भी पड़ता घाटा, सदर यूथ जिंदाबाद, अभी जालक बोलता होता था 20 रुपए मन आटा हो गया था, लेकिन कोई नहीं उठा। हाँ, ताशकंद लूट खड़े हुए थे, ताशकंद में कौम को डुबो दिया जुल्फिकार भुट्टो ने, 1000 साल का जंग का नारा लगाया, लोग खड़े हो गए। 77 के अंदर जो बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी वो निज़ाम मुस्तफा की मूवमेंट थी, वोट की धांधली की मूवमेंट थी। उसके बाद 53 की खत्म नबूवत की मूवमेंट। यहाँ पर है, आप अगर आप ये समझते हैं कि लोग महंगाई, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊं, महंगाई से इफेक्ट होता है सिर्फ फिक्स्ड आमदनी वाला के अंदर जो रिक्शा चलाता है ना, उसको महंगा सौदा मिलता है तो वो 4 आने की जगह या 8 आने का 3 का किराया कर देता है। वो नहीं, वो कभी महंगाई अपने सर पे नहीं लेता। जो सेब की रेडी बेचता है, वो अगर सेब की रेडी उसको सेब महंगा मिलता है सब्जी मंडी से, तो यहाँ भी सेब आपको महंगा बेचता है। गांव के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ नमक खरीदने के लिए जाती है या मिट्टी का तेल कभी अगर चूल्हे में जाना हो तो उसके लिए जाते हैं दुकान पे, वरना उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनका दाल, रोटी, आटा, चीनी, इवन ये कि उसी के बदले में जूते बनवाते हैं, उसी से बदले जुलाई से कपड़े लेते हैं, उनको कतन कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिक्स इनकम ग्रुप होती है। यहाँ तक कि जो मजदूर ईंटों पे काम करता है वो भी दिहाड़ी जो है वो बदल देता कर लेता है। ये फिक्स इनकम ग्रुप जो है ये बाजार में नहीं निकल सकता, ये लड़ नहीं सकता, ये एहतजाज नहीं कर सकती। ये ऐसी होती है जैसे सुबह सवेरे नौकरी में जाना होता है और शाम को सुबह नौकरी पे ना जाए तो शाम को बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, तो इसलिए इसको रोती धोती पीटती रहती है, एहतजाज नहीं करती। ये है असल अलमिया इस मुल्क। सर ये भी फरमाइएगा, अपोजिशन फिर करना क्या चाहती है और अपोजिशन के पास अवाम की फलाह बहबूद का प्लान क्या है? अगर वो मार्च में ऐलान करते हैं जिसकी कोई वक़्त व हैसियत ही नहीं है और हुकूमत के खिलाफ माहौल गरमाने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। देखिए, रॉबर्ट फिस्क ने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर इसको कुछ ठीक करना चाहे तो उसको हैरान हो जाता है कि शुरू कहां से करे। अब अगर आप नवाज से या आसिफ जरदारी से या बिलावल से पूछें, ये पाकिस्तान के पास ऊपर जो 116-117 रुपए का कर्जा हो गया है, आपके पास क्या हाल है, प्रोग्राम क्या है, तो एक फिक्र में जवाब नहीं दे सकते। हम जब कहते भाई आप जमाने में जब थे उसी जमाने का चला आ रहा है कर्जा, और उससे पहले का भी चला आ रहा है, बाद में इमरान खान ने भी हल क्या है, किसी के पास कोई हल नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इस दफा अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर गया है, हमें 5 साल मिल जाए, तो उसके बाद और अगले 5 साल मिल जाए। ये है असल इशू। यानी सियासी मफादात जो हैं वो तरजीहात में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया और यह मकबूल जान साहब आपके तज्जिए का, वक्त का। अवाम के ऊपर महंगाई का जो बम गिरा दिया गया है बिजली के रेट्स बढ़ाने की सूरत में, इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे और ग्रीन बस सर्विस के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक
एक्चुअली आवाम के ऊपर महंगाई का जो बम है बिजली बम की सूरत में गिरा दिया गया है और इसी के ऊपर मजीद बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बिजली का बम गिरा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई, आपने देखा आज एहतजाज करते हुए नजर आए। शहबाज शरीफ साहब ने भी एहतजाजी बयान दे दिया, उन्होंने कहा बहुत बहुत जुल्म किया है। क्या हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं है? देखिए, महंगाई तो वाकई इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरह उसको एक्सप्लॉइट अपोजिशन कर रही है ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। वो सिर्फ बयानात दे देते हैं, लेकिन अपने उनके जो इजलास होते हैं आप उसमें देखें कि मुख्तलिफ इकसाम के खाने बड़ी तादाद में पड़े हुए होते हैं। इनको चाहिए कि अवाम को ये भी कुछ ना कुछ रिलीफ दें, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में बड़ा पैसा बनाया हुआ है, तो अब आवाम को ही कुछ चैरिटी देनी शुरू कर दें। दूसरी तरफ हुकूमत कोशिश तो कर रही है। महंगाई तो वाकई इस वक्त बहुत ज़्यादा, और आलमी सतह पर अगर आप देखें तो महंगाई से हर मुल्क के अंदर बुरा हाल है। 2-3 मुल्कों में मैं अभी पिछले दिनों गया हूँ तो आवाम हर जगह परेशान है, लेकिन हर गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी हुकूमत शायद अभी तक इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। एहसास राशन कार्ड का इन्होंने प्लान बनाया है, कुछ सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं, कुछ चीनी की प्राइसेस भी पहले की बनिस्बत नीचे आई हैं। कोशिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो रोज़मर्रा की अशिया नहीं ख़रीद सकता। बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, जिसकी वजह से हर चीज़ बढ़ गई है। सर, तो मेरे ख्याल से पीटीआई की गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आम आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन ये रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। हर महीने, हर 2 हफ्तों बाद बिजली की कीमत चेंज हो जाती है। जब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन पे थे तो वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये भी कहा करते थे कि इन बिलों को फाड़ दो, इनको ये कर दो, ये दिए ना जाएं, ये बिल जला दिए जाएं। तो अब सर सूरत हाल मुख्तलिफ क्यों है? देखिए एहसन, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। जब इमरान खान साहब कंटेनर पे होते थे तो वो समझते थे कि ये क्रिकेट मैच है, हम ग्राउंड में जाएंगे, चौके छक्के मारेंगे और हम मैच जीत लेंगे। अच्छा। लेकिन हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं होता। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये कांटों का बिस्तर होता है। यहाँ पे जब आते हैं तो आपको मामलात का पता चलता है। मसला सिर्फ ये है कि हर बात हम पिछली गवर्नमेंट पे ज़रूर डाल देते हैं, लेकिन फिर भी तारीख से सबक सीखना चाहिए। जो महंगे मुआहदे किए गए हैं और जब आप IMF से कर्ज लेते हैं तो वो जब अपना कर्जा उन्होंने वापस लेना होता है तो उसके लिए वो शराइत रखते हैं। एक तरफ आपने महंगी बिजली ख़रीदी हुई है, अगर बिजली नहीं भी इस्तेमाल करते फिर भी उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो पिछले जो 70 साल से 72 साल से जो पाकिस्तान के मामलात चले आ रहे हैं उसकी वजह से दिन ब दिन जो है वो बेड़ा गर्क की होता चला जाएगा। यानी कि आप देखें, पेट्रोल, मुझे याद है मैं तो 15 रुपये लीटर डलवाया करता था जब मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, लेकिन दिन ब दिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। बेशक पीपल्स पार्टी का दौर हो, बेशक नवाज शरीफ का दौर हो, बेशक PTI का दौर, मसला ये है कि महंगाई तो दुनिया में बढ़ रही है। असल में आपने लोगों को रोज़गार देना है। जब आप रोज़गार देंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा, उनके पास बाइंग कैपेसिटी होगी, तो कम से कम वो सर्वाइव कर सकेंगे। और इसी तरह इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। अगर वो कम से कम लोगों को रोज़गार ही देना शुरू कर दें तो उससे कम से कम लोगों की जेब में पैसा होगा, वो चीज़ों को ख़रीदने की इस्तिताअत होगी। लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ गरीब तबका नहीं इस मुल्क का, बल्कि जो सैलरीड तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो हालात उसके भी ख़राब हुए। और अब महीने का जो ख़र्चा होता है उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह आप घरदारी को चलाएंगे, किस तरह आप बच्चों की फ़ीसें देंगे, किस तरह आप जो है अपने ऑफिस के मामलात को देखेंगे। तो वाकई महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की कोई ऐसी क्लियर कट पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तमाम बातें छोड़ के, ये जो नैब के अपना करप्शन केसेस हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने, जरदारी के खिलाफ मिनिस्टर्स के बयान, इन सब को छोड़ दें और एक चीज़ के ऊपर फोकस करें कि महंगाई को किस तरह कम किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है, ज़ख़ीरा अंदाज़ों को भी पकड़ना चाहिए। जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, आप देखें कि पिछले दिनों एक फैक्ट्री में छापा पड़ता है तो वहाँ से 45 लाख चीनी की बोरी होती है। तो हमारे कुछ लोग जो बिजनेसमैन हैं वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके भी महंगाई को बढ़ाते हैं। फिर अफ़गानिस्तान का मसला है जिसकी वजह से डॉलर भी महंगा होता चला जा रहा है। तो अभी तक भी जो वादे किए थे PTI की गवर्नमेंट ने वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। और PTI की हुकूमत इस वक्त मुझे मुश्किलात
में नज़र आती है। और इन्हीं हालात में अगर वो 2023 या उससे पहले अगर कोई इलेक्शन होते हैं उसमें अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जाती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। लेकिन नसीम साहब, हुकूमती वज़रा जो हैं और हुकूमत जो है वो बार बार ये बात कहती हुई नजर आती है कि जी सब अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। शौकत तरीन साहब भी कहते हैं, मेरे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं, तो मैं भी यही कहूँगा कि आपने घबराना नहीं। सर आप ये फरमाइएगा, चौथा साल है, हुकूमत और अपोजिशन में अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं हो पा रहे, किसी सूरत हाल पे भी आवाम को रिलीफ देने के लिए कंसेंसस नहीं हो पा रहा, अपोजिशन के पास भी कोई प्लान नहीं, हुकूमत के पास भी कोई पॉलिसी नहीं। आवाम की फलाह के लिए कब मिलकर बैठेंगे और कब काम करेंगे? अगर मराद बढ़ाने के बिल पास करने हो तो सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि बात यह है कि हमें सुनने में आता है कि रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, एफबीआर की कलेक्शन भी जो है सेमाई के तौर पे वो भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बम्पर क्रॉप्स भी हो रही हैं, लेकिन आवाम को जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो बात जो आपने की है घबराने नहीं की, वो आवाम तो इतने अरसे से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है। मेरे ख्याल से अगर इन तमाम मामलात के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन में जाएगी तो फिर कहीं आवाम उनसे ना कह दें कि रिज़ल्ट आए जब, तो फिर घबराना नहीं, क्योंकि अवाम ने अपना जो भी ये डिलीवर करेंगे उसके हिसाब से अगली टर्म के लिए इनको वोट जो है वो दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, शौकत तरीन साहब को, इन सब को इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दें, ताकि वो रोज़मर्रा की जो अशिया है उनको ख़रीदने की इस्तात रखें, उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले, उनका घर अच्छी तरह चल जाए, बिल जो है वो थोड़े कम होने चाहिए। जब सर्दी आती है तो गैस नहीं होती, गर्मी आती है तो बिजली नहीं होती। इन्हीं तमाम चीज़ों का तो इमरान खान साहब ने आवाम के साथ वादा किया था और आवाम ने इसीलिए वोट दिया था कि शायद अब मुल्क में तब्दीली आ जाए। और ठीक है, शुरू में ये बात अच्छी लगती थी कि घबराना नहीं, चले कुछ अरसे चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर मुसलसल यही डायलॉग चलता रहा तो मेरे ख्याल से कहीं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये ना भुगतना पड़ जाए कि अब घबराना नहीं है इलेक्शन के वोट में। तो मेरे ख्याल से वज़रा को भी चाहिए कि वो अपने हलकों में जाके देखें कि वहाँ पे उनकी आवाम क्या कहती है, आवाम को छोटे छोटे रिलीफ्स देना शुरू करें। गो के एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, अरबों रुपया जो है वो गरीबों में बांटा जा रहा है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से तमाम आवाम तक उसके समरात नहीं पहुँच रहे। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसका ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि तमाम गरीब आवाम को, मिडिल क्लास को, सैलरीड पर्सनस को उसके समरात पहुँचें। जब तक तमाम आवाम को समरात नहीं पहुँचेंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे और अपोजिशन इसी चीज़ का शोर गोगा करके जो है मौके से फ़ायदा उठा सकती है। जी सही, बहुत ज़रूरी है आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। नसीम साहब, थोड़ी सी ज़रा बात करते हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से भी, क्योंकि बड़ी सूरत हाल अजीब हुई है। तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये सर इतना सियासी क्यों बना दिया गया है? शायद खान अब्बासी साहब के भी बयानात आप सुने, वो कहते हैं जी कि वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ तख्तियाँ लगाने का शौक़ है, इफ्तिताह करने का शौक़ है। बल्कि आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपने भी यकीनी तौर पर सुनी होगी, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके बनाए हुए और उनके दिए हुए मंसूबे जो हैं वो मौजूदा हुकूमत चला रही है और अपना तो कोई मंसूबा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये अवामी फलाह के मंसूबे इतने सियासी क्यों बना दिए गए हैं? देखिए, होने तो चले सियासत है, सियासी होंगे ना, क्योंकि सियासी पार्टीज एक्ट करी, लेकिन शर्म आनी चाहिए मुस्लिम लीग नून वालों को इस तरह की हरकतें करते हुए। ये कौन सा अब इन्होंने नया ट्रेंड निकाल दिया जी कि अलामती इफ्तिताह हो रहा है। वो हमने गायबाना नमाज जनाजा तो सुना था, लेकिन अब अलामती जो है वो इन्होंने ओपनिंग्स भी करनी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ साहब इतने सिंसियर है मुल्क के साथ, तो पाकिस्तान आके बैठे ना, क्यों फरार होके जाके लंदन में बैठे हुए? अपने जो फ्लैट्स बनाए या करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनका जवाब दें अदालतों में आके। कभी एफिडेविट आ जाएगा, कभी ऑडियो आ जाएगी, कभी वीडियो आ जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें कि कराची की आवाम को इन सब लोगों ने क्या दे दिया जो इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं। मैं एक इस बात का छोटा सा क्रेडिट जो है पीटीआई की हुकूमत को ज़रूर दूंगा कि अगर नवाज शरीफ के दौर में कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस हुआ, स्टार्ट हुआ, नवाज शरीफ ने अपने घर से पैसे ला के ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना था। और नवाज शरीफ पूरे 5-5 साल उन्होंने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी 13-14 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, ये तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके। तो पीटीआई की गवर्नमेंट की एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ रिलीफ, क्योंकि असल में तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट अगर एक रिलीफ दे रही है। और कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था और कराची के सीनियर साफ़ी मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया, हम लोग बहुत खुश हैं। तो अगर कराची वालों को कोई खुशी की बात मिली है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं,
अपना कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जिस मर्जी सूबे से हो, जिस मर्जी ज़बान से हो, कराची उनको वेलकम करता है, उनको रोज़गार देता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कराची से है। तो कराची वालों के साथ ये सलूक, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ने वहाँ पे इतना बड़ा बस का सिस्टम अभी स्टार्ट किया है तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। दूसरी, इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में जो अपना प्रोजेक्ट कराची के लिए इतना बड़ा बना रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा, शौकत खानम मेमोरियल, जिस तरह पेशावर और लाहौर में है, तो कम से कम पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कराची की आवाम को दे रही है, कुछ तो उनके आंसू पहुँच रही है। एमक्यूएम इतने अरसे हुकूमत करती रही, नून लीग उनके साथ इत्तेहादी रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ है कराची वालों को दी जिससे कराची वाले खुश हुए? मेरे ख्याल से ये सर अलामती इफ्तिताह की आपने बात किया, आपने कहा कि बहुत अच्छे इकदामात हैं, लेकिन अलामती इफ्तिताह की बात के ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं कि जंगला बस सर्विस कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन फिर बाद में इन्होंने बीआरटी भी बनाई, जो कि बीआरटी का आप हाल देख रहे हैं, बहुत सी खराबियों का शिकार भी है अभी भी। और ऑरेंज लाइन ट्रेन के वक्त भी जो अलामती इफ्तिताह हुआ, तो सर क्यों नहीं किया जाता कि इनको भी बुला लिया जाए और साथ ही इफ्तिताह कर दिया जाए? और कल जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ वो सारी सूरत हाल भी आपके सामने है, और उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा रेंजर्स का भी इस्तेमाल किया गया। क्या ये दुरुस्त है ये तमाम मामलात? आप देखें कि ये अलामती तो यार ऐसा कोई नई तख्लीक इन्होंने की है ना। अच्छा। पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने किया? ये हुकूमत आवाम के टैक्सों का पैसा होता है, जिसके पास हुकूमत होती है वो प्रोजेक्ट शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके उसको कंप्लीट करती है। पहले तो आपने कभी ये चीज़ नहीं देखी ना, लेकिन ये एक नया ट्रेंड, लड़ाई झगड़े का जो मौका है वो फराम किया जा रहा है। हालांकि सब पार्टीज को मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना चाहिए। जो भी पैसा मिलता है, जो भी फंडिंग मिलती है, अब जैसे आप ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं, मैं लाहौर का रहने वाला हूं। लाहौर में ना तो मेट्रो बस की जरूरत थी बिल्कुल, और ना ही वहाँ पे ऑरेंज लाइन की ज़रूरत थी। लाहौर शहर की जिस तरह खूबसूरती को बिगाड़ दिया गया, वहाँ पे आप नॉर्मल बसेस चलाएं। लाहौर तो वैसे ही खुला डुला शहर है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रोड्स हैं। अगर आप नेटवर्क बनाते जो कि पूरे लाहौर को जोड़ता है, ये कि आपने गज्जूमता से लेके मीनार पाकिस्तान तक आपने बना दी है मेट्रो लाइन। मैं उस पर सफ़र करके देखा कौन से बीच में बिजनेस हब आते हैं या कौन सी बीच में ऐसी आबादियाँ आती हैं जिनको उससे फ़ायदा होता है। लोग दाता साहब चले जाते हैं, यादगार पाकिस्तान घूमने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप कर्जे लेके बनाते हैं, कर्जे तो फिर आवाम नहीं वापस करने होते। फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर आपने जितना पैसा खर्च किया है उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। आप कोई एक ऐसा हॉस्पिटल तो बना नहीं सके जिसमें अपना इलाज करवा सके, तमाम लोग इलाज कराने बाहर भाग रहे होते हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए, भले वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की हो, पीटीआई की हो। आप लोगों को रिलीफ दें, आप हॉस्पिटल्स अच्छे बनाएं जहाँ पे आपका अच्छा इलाज हो सके, आप दवाइयाँ सस्ती करें, दवाइयों में सब्सिडी दें, आप स्कूल फीसेस में लोगों की हेल्प करें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस मुल्क में आप ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर अगर बैठ के सफ़र करें और नीचे जो आपको गंदगी और पसमानदगी नज़र आती है, वो शर्म आती है। हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, इन चीज़ों पर सफ़र करते हैं, इन चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ों की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। आवाम को दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, तो आप उनको बेसिक राइट्स तो दें, उनका रोटी कपड़ा और मकान तो दें। इतने बड़े अरबों रुपए के कर्जे बहुत जरूरी है। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। और जितने भी अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे हैं, खुदारा उन्हें सियासी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासी तो वो होते ही हैं, लेकिन अपने सियासी मफाद और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंसानी हकूक का आज दिन मनाया जा रहा है, आज इंसानी हकूक का दिन है। इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसानी हकूक़ के हवाले से आज आलमी दिन है, और इंसानी हकूक़ के हवाले से पूरी दुनिया में बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ की फ़राहमी पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इस पे बात करते हैं। बिनेश अवान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया बिनेश वक्त देने के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी की पासदारी कितने हद तक हो पा रही है, और इसके ऊपर हर रियासत का, हर मुल्क का, हर एनजीओ का अपना अपना एक एजेंडा होता है, उसके साथ इंसानी हकूक़ की बात वो कर रहे होते हैं। कितनी पासदारी पर अमल दरामद हो चुका है अब तक?
देखिए, पासदारी की तो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी और इन चीजों को तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब हम इस बारे में सोचते हैं कि हम सिटीजन्स को ब्लेम करें, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें, हम एनजीओज को ब्लेम करें, हम किसको ब्लेम करें फॉर द राइट्स व्हिच आर बीइंग वायलेटेड। लेकिन जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बेसिक हमारी इस वक्त जो डिमांड है, नीड है, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की तरबियत में इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक बिल्कुल जब हम एक बीज बो रहे होते हैं ना, उस वक्त से उन बच्चों के अंदर हमें बताना चाहिए उनको कि बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन क्या है। स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं, हम जब स्कूल एजेंडाज और इनकी बात करते हैं, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो उनका एक सब्जेक्ट होता था कैरेक्टर बिल्डिंग का, राइट? और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दे यूज्ड टू टीच अस बेसिक मैनर्स, बट मोर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, हमारा जो करिकुलम है, स्केड्यूल्स हैं, उसके अंदर ये चीज डालनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हमारे पास मेंटल हेल्थ के स्पेशल टीचर्स होने चाहिए, जो एक बहुत छोटी उम्र से हमारे बच्चों की उस तरह से मेंटली उनको ट्रेन कर सकें। ठीक है, हमारी बच्चियों को, हमारे लड़कों को भी राइट्स का अपने पता होना चाहिए। हम यानी अपने आपको लगता है कि गवर्नमेंट शऊर की कमी है, इस हवाले से शऊर और आगाही देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां पे हमारे इंस्टीट्यूशंस इतना वर्क कर रहे हैं कि आप मुफ्त एजुकेशन फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध में स्कूल खोल रहे हैं, रूरल एरियाज में स्कूल खोल रहे हैं, ये हमारी बेसिक नीड है कि पहले उनके हक तो उनको बताए जाएं, उनको उनके राइट्स तो बताए जाएं। और बहुत एक छोटी उम्र से ये चीज उस करिकुलम में डालनी चाहिए कि आपको अपनी बच्ची की प्रोटेक्शन का, आपको उसको बताना चाहिए कि बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर पहला हाथ उठेगा तो तुमने कहाँ जाना है। ये नहीं सिखाया जाता कि तुमने पहली कॉल पुलिस वाले को करनी है। आपको उनको बताना चाहिए कि तुम्हारी प्रोटेक्शन, तुम्हारी पावर तुम खुद हो, तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने लिए आवाज उठाओगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छा, ये फरमाइएगा जो आप कह रही हैं कि शऊर होना चाहिए और आगाही मुहिम चलानी चाहिए, इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। ये फरमाइएगा कि शीरी मज़ारी साहिबा ने भी आज के दिन पर पैगाम जारी किया। उन्होंने फरमाया कि कमज़ोर तबके के लिए हमने बड़ा काम किया है और इंसानी हकूक़ को सबसे ऊपर रखा है, मुक़द्दम रखा है। फिर उन्होंने कहा कि ख़वातीन, बच्चों, माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर्स के लिए हमने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं, काम किए हैं, तशद्दुद की रोकथाम के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। कितना आप इत्तफाक करती हैं और आपके ख्याल में किस हद तक इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो अमल दरामद करवा पाई है? देखिए, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अगर मैं किसी को स्पेसिफाई करके कोई बात करती हूँ, लेकिन बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो आई एम स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री। ओके, और अगर मैं उनकी बात को बैक करूं तो ठीक है, उनको ऐसा शायद लगता होगा कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ने वर्क भी किया होगा, डेफिनेटली उन लोगों ने काम किया होगा इसके ऊपर, लेकिन बीइंग एक वो औरत जो एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखती है, लेकिन मैं अगर अपने घर के गेट से बाहर निकलूं तो मैं अपने आप को बहुत अनसेफ फील करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये चीज ये आप देखें, ये बात वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट इज बाउंड ऑन दिस एज वेल कि वो सिर्फ अपने तौर पे बजाय इसके काम करें, वो इस चीज को एक छोटे जो जहां से ये जहन हमारे पक रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, वहां से इस चीज को स्टार्ट किया जाए। यू नो, इट्स नॉट दैट कि आप एक शादीशुदा औरत को पकड़ के उसको बता रहे हैं कि तुम पिट के क्यों आई हो, ये तुम्हारा शौहर का तुम्हारा वो नहीं था कि वो तुम पे हाथ उठाए। ये एक छोटी बच्ची के जहन में डालने वाली बात है कि किसी मर्द की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो तुम पे हाथ उठाए, और अगर उठ जाए तो तुम्हें कहाँ जाना है। और लेकिन जो आप फरमा रही हैं, ये अगर इन केसेस की बात की जाए, यकीनी तौर पे पाकिस्तान में भी ये केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिसमें आपने कहा कि आपको सेफ महसूस नहीं होता, लेकिन अगर मगरबी ममालिक की तरफ रुख किया जाए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वायलेंस है। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर तो दिन में हज़ारों इस तरह के वाक़यात होते हैं, और मगरबी ममालिक के अंदर जो चैम्पियंस हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, वहाँ पर भी वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं।
मगरिब में हम उनको इस चीज पे ब्लेम कर देते हैं कि ये जो है ये इस तरह का माहौल है कि यहाँ पे क्योंकि इस्लाम नहीं है तो इस वजह से यहाँ औरत पे जुल्म हो जाता है। आप मुझे बताएं ना कि आप किस उसमें हम ये बोल सकते हैं कि वहां कम है और यहाँ ज्यादा है। आप इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ तो कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, अब कुछ सालों में वो रिपोर्ट होने स्टार्ट हुए हैं, वो भी कुछ केसेस। हमारे यहाँ तो केसेस को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑन, इफ यू टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री, वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन थिंग्स। आप ये देखें कि हर जगह अब उसमें बहुत सारे हम कोटेशंस देख रहे होते हैं कि आवर प्रॉफिट मोहम्मद सेड दिस, राइट, इट हैज बीन कोटेड। बट यहाँ पे हमारी चीज को इस्लामिज्म के नाम पे आप वायलेंस, अगर हम सिर्फ हम औरतों के हुकूक पे इस वक्त बात नहीं कर रहे, अभी जो श्रीलंकन वर्कर का जो इंसिडेंट हुआ है, दैट इज सो मतलब डिप्रेसिंग। आप ये देखें कि हमारे उसमें इस वक्त आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है? दिस इज लाइक वेरी वेरी डिप्रेसिंग। जरूरत है समर किया इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में हो जाते हैं, भारत में हो जाते हैं, जो कि होते हैं, कश्मीर के हवाले से आप देख लीजिए, उसके ऊपर भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, और दीगर मिनॉरिटीज के हवाले से भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं, लेकिन दुनिया वहां पर तो खामोश नजर आती है, उसके हवाले से तो कोई बात नहीं करती। अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो बदनाम करने पर तुल जाती है। देखें, ये हमारे मीडिया भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कम होगा या वहां पे यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे कम है, वहां पे ज्यादा है या इक्वल है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन ही क्यों उठता है कि वहां पे भी ऐसा होता है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, राइट। हम इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां पे भी ऐसा होता है तो दुनिया खामोश नजर आती है। दुनिया खामोश नजर नहीं आती है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी चैनल्स डू यू ट्यून इन अ डे कि आप जाके देख सकें कि उधर क्या हो रहा है या यहाँ पे क्या। आप इस चीज को कंपैरिजन नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये हमारी यूथ से भी या हमारे इसमें ये सवाल भी क्यों उठता है कि वहां पे दुनिया खामोश नजर आती है और यहाँ पे सब अपनी आवाज उठाते हैं। ये तो ह्यूमन राइट्स इज ऑल अबाउट पिकिंग अप योर वॉइस व्हेन you're not ready to, when you're not getting your rights, राइट। मतलब यही है ना, आपको अपने राइट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी आवाज उठाएं। ये तो मुझे उस पे हमेशा से इस चीज पे बहुत इशू रहा है। बहुत मैं इस चीज पे सोचती हूँ कि आई डोंट नो कि हम कंपैरिजन में क्यों जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बात होती है कि हमने काम भी बहुत किया, वो काम हमें नजर नहीं आता। अच्छा, क्या बुनियादी वजूहात हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम करने की बात करते हैं लेकिन हमें काम नजर नहीं आ रहा? शऊर, समझ, और देखें हर चीज जो है ना, हम अपनी एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है तो ये समझ रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम अपने पढ़े लिखे तबके में भी देख रहे हैं कि हमारे राइट्स किस तरह से वायलेट किए जाते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप अपने किसी प्रोफेशनल उसमें देख लें, आप अपने घरेलू मामलात में देख लें, हर जगह कहीं ना कहीं यू आर बीइंग वायलेटेड, एंड दिस इज ओनली बिकॉज यू आर लैक ऑफ अवेयरनेस। यू डू नॉट हैव अवेयरनेस ऑफ व्हाट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ। हम हमेशा ये एक सदियों से चलती आ रही चीज कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी एनजीओज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या हमने ये सोचा कि हमने अपने लिए खुद के लिए क्या किया? सही, यहाँ पर हमें शऊर की कमी नजर आती है। लेकिन इस मौके पर मैं फ़लस्तीन और कश्मीर को भी नहीं भूलूंगा। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, ये भी फरमाइएगा कि मगरबी ममालिक का, आपने तो कहा हम कंपैरिजन की बात करें, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। मगरबी ममालिक चैंपियन बनते हैं लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मुसलमानों के हकूक़ की फराहमी की वहाँ कोई बात नहीं करता। और फ़लस्तीन और कश्मीर के जो बासी हैं उनके हकूक़ की फराहमी की बात कौन करेगा? देखिए, ये तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर, whatever is happening in कश्मीर, ऑब्वियसली ये तो एक कलेक्टिव एक्शन है जो कि हम सबकी तरफ से लिया जा सकता है, और बहुत सारे ऑलरेडी लोग दे आर वर्किंग ऑन दैट, राइट। लेकिन जब हम इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अपने मुल्क में बैठे हुए जो लोग हैं
वो ये कहते हैं कि आप उनके लिए तो आवाज उठा रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? That is a big question mark for all of us. कि जब हम उनके लिए आवाज उठाते हैं तो हमारी यूथ, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, मर्द जो भी इसमें सफर कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये सवाल उठाते हैं कि आप उधर आवाज उठा रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है? उसका जवाब हमें गवर्नमेंट से चाहिए होता है डेफिनेटली, लेकिन इसका जवाब हमें अपने इंस्टीट्यूशन से भी चाहिए होता है कि हमने खुद अपने लिए क्या किया, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने हमारे लिए क्या किया। When you're talking about Kashmir, when you're talking about all this, ये एक collective action है जो लिया जाता है, but if you're talking about specifically about human rights violations, what is happening within our country, तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम हमारे लिए क्या किया है। सही, शऊर की कमी नज़र आ रही है और बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बेनिश अवान आपका तज्ज़िये का, और इस पर बात करने के लिए। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और ज़रूरत इस अमर की है कि शऊर की आगाही हो, इंसानों के अंदर शऊर पैदा किया जाए कि किस तरीके से और बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारी जाए और इंसानों को उनके बुनियादी हकूक़ की फराहमी की कोशिशें की जाएँ। सब के ऊपर लागू होता है और हमारी अपनी ज़ात के ऊपर भी लागू होता है कि हम कम अज़ कम इससे अवेयर हों कि बुनियादी इंसानी हकूक़ होते क्या हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।